जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बता दें झारखंड उत्पाद सिपाही आप दौड़ पूरी हो कर लिए होंगे, जिसका दौड़ हो चुका है, जो दौड़ क्वालिफाई कर चुके हैं और जिसका सेकेंड पेपर खोटा है वो अब तैयार हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जैसे ही रिजल्ट आ जाता है इलेक्शन का, उसके बाद आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा। तो हम धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हमें खोटा में क्या क्या पढ़ना है और आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम खोटा गद्य संग्रह की एक कहानी को पढ़ेंगे, मांझो को पढ़ेंगे, जिसमें उसके पिता मांझो जो रहती है वो एक मांझो जो रहती है वो क्या चीज़ रहती है, नायिका रहती है, और विनोद जो रहता है वो नायक रहता है। और ये जो है मेला, ये मेला है रजरप्पा का मेला, और इसी रजरप्पे मेले में उसका मिलन होता है और ये दोनों के बीच प्यार हो जाता है। ये सुंदर जो है मांझो, वो उसी दिन जिस दिन शादी हो रहा है उसमें उसका हाथ जो है वो कट जाता है। फिर गणपति जो थे विनोद के पापा, वह जो है इससे शादी करना, अपने बेटे की शादी इस लूल्ही से नहीं कराना चाहते, मांझो से नहीं कराना चाहते। तो इन सारी बातों को हम, इस सारी कहानियों को हम पढ़ेंगे और गद्य पद्य संग्रह से आने वाले क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। आज कहानी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सेशन इसके बाद करेंगे। तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कंप्लीट खोटा पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट झारखंड पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। और जल्द ही रेलवे के लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके, आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए स्टैटिक जीके मोस्ट इम्पोर्टेंस रखता है, आपके लिए एनटीपीसी, एलपी और ग्रुप डी के लिए। तो चलिए पहले हम गद्य पद्य संग्रह के बारे में जानेंगे। गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन जो हुआ था, प्रथम प्रकाशन वह 1989 में हुआ था, और यदि बोले द्वितीय प्रकाशन तो 2020 में हुआ था। प्रकाशक थे बोकारो खोटा कमेटी प्रकाशन था, और वह 1989 पृथ्वी प्रकाशन, मतलब जो है इसका प्रकाशन जो हुआ था 1989 में था। बोकारो खोटा कमेटी प्रकाशन वर्ष 1989, पृथ्वी प्रकाशन। वितरक जो थे इसके झारखंड झरोखा थे, वितरक कौन थे, झारखंड झरोखा। अब प्रधान संपादक कौन थे, ए के झा, प्रधान संपादक कौन थे, ए के झा। कार्यकारी संपादक थे शिवनाथ परमानिक, कार्यकारी संपादक कौन थे, शिवनाथ परमानिक। संपादक थे डॉक्टर चतुर्भुज साहू, संपादक कौन थे, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। आगे देखेंगे आगे क्या चीज़ कह रहा है। सहयोगी संपादक जो थे खोटा गद्य पद्य संग्रह के, वो थे जयवीर साहू, शांति भारत, विनोद कुमार पारसनाथ और भुवनेश्वर साहू। तो ये सारे जो थे ये सहयोगी संपादक थे। अब पुस्तक की प्रकृति कैसी थी, गद्य पद्य संग्रह की पुस्तक की प्रकृति, तो गद्य और पद्य विद्या की रचनाओं का संग्रह था। गद्य विद्या की संख्या 14 थी और पद्य की जो थी 23 थी, मतलब जो इसमें गद्य पद्य थे वो 14 थे और पद्य विद्या जो थी उसकी संख्या 23 थी। आगे जानेंगे हम, इसमें जो है ये गद्य पद्य संग्रह के 4 कहानियों को हमको पढ़ना है, मांझो, धर्म करम, सोन माटिक टान और चासा। तो आज हम पढ़ेंगे मांझो, जिसके लेखक कौन है, भुवनेश्वर साहू। कौन है इसके लेखक, भुवनेश्वर साहू। और यहाँ तक आ गए हैं तो आपके लिए ये सारे जो लेखक हैं उसके बारे में बता देते हैं। धर्म करम के जो लेखक हैं वो दिनेश कुमार दिनमणि हैं। सोन माटिक टान है भोगनाथ ओहदार। कौन है, भोगनाथ ओहदार। चासा के हैं बंसीलाल बंसी, चासा के कौन है, बंसीलाल बंसी हैं। और आगे हम देखेंगे इन सारे कहानी को पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे हम सिलेबस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आज का चैप्टर है मांझो के विषय में, और मांझो का आज मैं थ्योरी पार्टिकल करेंगे और इसके क्वेश्चन सेशन को हम बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये है मोटिवेशनल थॉट, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। यदि आप अच्छे समय की राह देखते रह जाएंगे तो पूरा जीवन कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। अब देखिए मांझो के लिए थोड़ा सा परिचय को हम जान लेते हैं। मांझो जो है, मांझो का जो जन्म लेखक हैं वो भुवनेश्वर नाथ साहू हैं। कौन है, भुवनेश्वर साहू। कौन है, भुवनेश्वर साहू। अब लेखक के बारे में जानते हैं। भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ था, 8 जनवरी 1959 को। कब हुआ था, 8 जनवरी 1959 को। गांव उसका था संकुल पतरातू बोकारो में जो है वहाँ पे था। पिता का नाम किशन साहू था, भुवनेश्वर साहू के पिता का नाम किशन साहू था। इसकी कृतियाँ जो थी ये पूछा जाता है, जैसे संतोष कहानी था, कुलदीपा जो था कहानी था, मांझो जो था कहानी था,
दिए कही ले लेनी, मतलब दे के काहे ले ली, ये कविता था। एगो पारिख 9 गो छोरा, एगो पारिख 9 गो छोरा, ये भी कविता था। तो 2 कविताएं थी इसकी, एगो छोरा, एगो पारिख 9 गो छोरा और दिए कही ले लेनी। 3 कहानियाँ थी, संतोष, कुलदीपा, मांझो। ये सारी कृति आपके भुवनेश्वर साहू के थे। आगे हम देखेंगे कहानी के नायक जो रहते हैं इसमें मांझो में, वो विनोद रहते हैं और कहानी की नायिका मांझो रहती है और अन्य पात्र जो है गणपति रहते हैं। गणपति जो विनोद के पिताजी हैं, विनोद जो हैं, विनोद के पिताजी का नाम क्या रहता है, गणपति। अब देखिए हम कहानी को एक रात को एक सार संग्रह के रूप में दिया गया है, क्योंकि आप जो हैं मांझो कई बार पढ़ चुके होंगे, तो हम एक शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए हैं। पूरा रात का समय है, चारों तरफ घना अंधेरा है, चारों तरफ सुनसान है, मतलब रात का समय है, चारों तरफ घना अंधेरा है। इस सुनसान रात में किसी समय झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, तो किसी समय दूर से कुत्ता भौंकने की आवाज़। जैसे रात में जो होती है झिंगुर जो आवाज़ देते हैं और वहाँ पे कुत्ते जो हैं वो भौंका करते हैं, तो किसी समय दूर से कुत्ता का भौंकने की आवाज़ आता है। गांव के सदस्य अपने अपने घर आंगन में सोया हुआ, और उस दिन रात को जो होता है वो सब कोई सोए रहते हैं, उसी तरह से होता है। 1-2 गोरखिया गाय बैल चराने वाला दरवाज़ा के पास नाक से आवाज़ निकाल रहा है सोते समय। जैसे कभी कभी होता है कोई गाँव घर में नौटंकीबाजी करता है और तरह तरह की आवाज़ निकालता है, जैसे बिल्ली के, कुत्ता के, एक दूसरे के अपने घर में मजाक वगैरह करते हैं। जिसका नाक का आवाज़ जो गोरखिया रहता है वह साफ साफ सुनाई पड़ रहा है। 5 सिंह गजार से सियार भौंक रहा है, गजार यानी जंगल से जो है सियार भौंक रहा है। इस घना रात में सब के सब सोया हुआ है, लेकिन एक के आँख में नींद नहीं है, सिर्फ लोर आँख से आंसू गिर रहा है। वह है मांझी नायिका, मांझो नायिका। मतलब ये सब सोए हुए हैं, कोई मस्ती कर रहा है, लेकिन एक है जो वो अभी तक सोई नहीं हुए, वह जो है उसके आँख में नींद नहीं है। वो क्या कर रही है, उसके आँख से आंसू गिर रहे हैं और वह सोई हुई है। वो कौन थी, वो इस कहानी की, मांझो कहानी की नायिका मांझो थी। अब देखिए मांझो किसी समय अपनी चोट लगा हुआ हाथ को छू रही है, जिसमें वह कपड़ा की पट्टी बंधी हुई है। जो उसका हाथ है, मांझो का हाथ जो कट जाता है, उसे क्या करती है, उसे छू रही है और उसे कपड़ा की पट्टी बांधी हुई है। तो किसी समय वह ऊपर तरफ छान कोठा पाटी, मतलब वो क्या थी, छान जो रहती है वो कपड़े का घर जहाँ बांस और लकड़ी से निर्मित है, उसे देख रही है। तो कहीं कहीं देखती है जहाँ मांझो का कुछ सामान दिखाई देता है, और कहीं कहीं जैसे जो उसका जो स्थिति था, वो बीमार थी, उसका हाथ में चोट लग गया था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यदि किसी का शादी हो और उसी दिन आपको चोट लग जाए और आप हॉस्पिटल में हो, तो आप जैसे किसी तरह न किसी तरह काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे। उसी तरह से मांझो भी काफ़ी निराश व्यक्ति, उसका बार बार चेहरा कहीं कहीं कभी दीवारों पे जाता था, कभी छानी कोठे पे जाता था, तो कभी उसका दिमाग उसके रखे कपड़ों पर जाता था। तो किसी समय मांझी ढिबरी, टीन की कुप्पी, ये भी पूछा जाएगा कि वह किसको देखती थी, तो ढिबरी को देखती है, जो बहुत देर से बुतने वाला है लेकिन बुतता नहीं है। देखिए ढिबरी जो है लगता है बुझ जाएगा लेकिन बुतता नहीं है। तो किसी समय बगल में सोई हुई अपनी माँ को देख रही है, उसकी बगल में सोई हुई उसकी माँ है, उसको देख रही है, जो अपनी बेटी के लिए अच्छा दूल्हा खोज रही है। जो उसकी माँ क्या बेटी के लिए अच्छा दूल्हा खोज रही है। सोचते सोचते मांझो सो जाती है। मांझो क्या होती है, सो जाती है। मांझो वो रहती है विनोद की मंगेतर, विनोद की लभर रहती है। सांडी में खबर पहुँचता है जहाँ मांझो की शादी तय हुई थी। सांडी जो है वो विनोद का घर होता है, सांडी पतरातू। वहीं पे क्या होता है, यह बात पहुंचती है, खबर पहुंचता है कि मांझो की शादी तय हो गई थी। शादी विनोद के साथ होना था, तो खबर पहुंची कि मांझो रांची के अस्पताल में भर्ती है। सांडी में डायरेक्ट खबर पहुंचता है कि जो मांझो है वो कहाँ, रांची के अस्पताल में भर्ती है। तो ये पूछा जा सकता है कौन से अस्पताल में भर्ती थी, तो वह रांची के अस्पताल में भर्ती थी। विनोद के पिता बहुत लालची आदमी थे, शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं को ये इसको। तो विनोद के पिता जो थे बहुत लालची थे। विनोद के पिता नहीं चाहते थे कि उसका बेटा मांझो से शादी करे। उसकी जो कभी ये मतलब नहीं था कि उसका बेटा वो मांझो से शादी करे। वो अपने बेटा के लिए गिरिडीह में बात किए थे, वो लड़की को पसंद किए थे। वो गिरिडीह में जो कहाँ पसंद किए थे, गिरिडीह में पसंद किए थे, जिसके घर वाले
खूब दहेज देने वाले थे, परंतु ज़्यादा उम्र की थी। विनोद के पिता को रिश्ता मंजूर था, लेकिन विनोद ने साफ मना कर दिया। विनोद को जो है उसके पिता का रिश्ता मंजूर था, लेकिन विनोद ने साफ मना कर दिया। पिछली बार विनोद की एक लड़की पसंद आई थी, मगर विनोद के पिता ने शादी से मना कर दिया था, क्योंकि पैसा कम मिला था तथा दहेज में जो पैसा कम मिला था, इसलिए विनोद की शादी जो है इसके लिए मना कर दिया था। विनोद के पिता का नाम गणपति था। क्या था? गणपति था। वह पेशे से क्या थे? किसान थे। क्या था? किसान थे उसके पापा। घर का काम करने में विनोद की माँ अकेले थक जाती थी, जिस कारण विनोद की शादी करना जरूरी हो गया था। उसकी माँ थक जाती थी, इसलिए शादी करना जरूरी हो जाता था। जब गणपति की बेटियां यानी विनोद की बहन थी, तब तक माँ की सहायता करती थी, परंतु शादी के बाद ससुराल चली गई थी, इसलिए विनोद की शादी विनोद के अनुसार तय हुई। क्या हुआ? जब उसकी बहन थी, कितनी बहनें थी ये तो डिस्कस नहीं किया गया है, तो उसकी शादी हो जाती है और घर में खाना बनाने के लिए या तो कोई काम करने के लिए विनोद की माँ अकेले रह जाती है, इसलिए विनोद की शादी करने के लिए विनोद के अनुसार ही तय हुई। मांझो को विनोद ने रजरप्पा मेला में देखा था। मांझो को विनोद जो है रजरप्पा मेला में देखा था, उसी दिन से उसे प्यार हो गया था और मेले में देखा और उसे क्या विनोद को मांझो से प्यार हो गया। इसलिए उन्होंने कहा माँ हम शादी रजरप्पा में ही करेंगे। तो विनोद डायरेक्ट क्या बोलता है अपनी मम्मी से कि माँ हम शादी रजरप्पा में ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब सभी राजी हो गए। शादी के लिए जिस दिन लड़की के लगन बांधने जाना था, उसके 2 दिन पहले रजरप्पा से सांडी यह खबर आती है, मांझो की 5 उंगलियां कट गई है। ये इम्पोर्टेंस है कि मांझो की कितनी उंगलियां कटी थी? तो 5 उंगलियां कट गई है। यह खबर चारों तरफ फैल जाती है। यह खबर क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है। अब विनोद परेशानी में पड़ जाता है। विनोद क्या परेशानी में पड़ जाता है? विनोद के पापा गुस्सा जाते हैं। विनोद के पापा क्या करते हैं? गुस्सा जाते हैं और कहते हैं मैंने बार बार मना किया था उससे शादी नहीं करना, लेकिन मेरा सुनता ही नहीं है। और जब उसका मांझो का जो 2 दिन पहले शादी 2 दिन पहले उंगली कट जाता है, तो विनोद के पापा क्या बोलते हैं कि हमने मना किया था कि शादी नहीं करना है, लेकिन मेरा सुनता ही नहीं है। विनोद मन मार के रह गया और जब सब कोई बोलने लगे तो वह मन मार के रह जाता है। मन की बात मन में ही रखता है। ठीक है, अब हम शादी नहीं करेंगे, मुझे पैसे कौड़ी दीजिए, मैं रांची जाकर पढ़ूंगा। विनोद को पैसा मिलता है। उसके बाद विनोद जो है अपने मन में काफ़ी निराशा व्यक्त करते हुए अपने पापा से कहता है कि पापा हमें पैसे दीजिए, मैं रांची जाकर पढ़ूंगा। विनोद जो होता है उसे पैसा मिल जाता है। वह रांची जाने वाले बस में बैठ जाता है, लेकिन मांझो के साथ बीती सारी बातें उसे याद आने लगती है। जैसे प्यार में होता है, प्यार की वो सारी बातें लड़कों या लड़कियों को याद आती है, उसी तरह से इसे भी वो सारी बातें, विनोद को सारी बातें मांझो की वो याद आने लगती है। रजरप्पा मेला में अपनी जीजा जी के साथ झूम रहा है। उसके जीजा जी के मांझो दूर से दिखाई देती है और ये जो है वो लम्हा जो पहला प्यार का पहला इजहार जो होता है उसे नज़र आने लगता है। मांझो विनोद के दीदी के साथ मेला देखने आई थी। मांझो जो है किसे? विनोद के दीदी के साथ मेला देखने आई थी, साथ में सहेलियां भी थी। मांझो और विनोद का मिलन विनोद की दीदी ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मिलन कौन कराया था? तो मांझो की दीदी ने कराया था और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों क्या थे? एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सब सोच कर विनोद परेशान हो गया। यही सब बातें सोच कर परेशान हो गया। वह अब रांची पहुँच गया। वह यही सब बातें सोच कर रांची पहुंच गया। उधर मांझो भी अपने ठूठे हाथ की ओर देखकर सोच रही है। उसकी भाभी और मांझो शादी की तैयारी में ढेकी में कूट रही थी, जिससे उसके 5 उंगलियां कट गई। मांझो ढेकी में ही उसका रही थी। ढेकी जो है मांझो ढेकी में उसका रही थी। यह सोच कर रो रही थी मांझो। यही सब सोच के रो रही थी कि 2 दिन बाद मेरा शादी होने वाला था और मेरा हाथ कट गया। सोच रही थी विनोद अब उससे शादी नहीं करेगा और यही सोच रही थी कि अब विनोद जो है हमसे शादी नहीं करेगा। वह परेशान थी। तभी विनोद, जैसे ही ये सब होता है तभी विनोद अस्पताल पहुंच जाता है।
अस्पताल पहुंच जाता है। मांझो अपना लूल्हा हाथ छुपाने लगती है और जब जैसे ही अस्पताल पहुंचता है विनोद, जो मांझो रहती है अपना लूल्हा हाथ छिपाने लगती है। विनोद उसके हाथ को चूमता है तो मांझो रोने लगती है और जैसे ही हाथ को चूमता है विनोद जो है मांझो है रोने लगती है। विनोद ने कहा चुप रहो, तुमसे ही शादी करेंगे। अब विनोद तुरंत ही बोल देता है कि चुप रहो, हम तुमसे ही शादी करेंगे, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। विनोद ने कहा अस्पताल में छुट्टी मिलेगी और हम तुमसे शादी करेंगे। ये सब बात मांझो को माँ ने सुन लिया, मांझो को नई ज़िंदगी मिल गई। तो ये एक सार संग्रह था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बने हैं। तो क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो झारखंड से रिलेटेड या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। और ये मैं बता दूं, ये मांझो कहानी था और ये आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि मेहनत तब तक करें जब तक आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता ना हो। जब आपका परिचय खुद लोग देने लगे, ऐसे ही मेहनत कीजिए और अपना परिचय दूसरों से दिलवाइए। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। वो प्यार और वो लाड़ प्यार दुलार आप ज़रूर दें। और ये कहीं ना कहीं मांझो की कहानी आपके विवाह फिल्म से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। तो इतना ही। थैंक यू। आप अपने और अपने परिवार का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।